सरस्वती की रिव्यू में आती है और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं ये आपके जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं ये सारे के सारे आपके जो है 24 के हैं, ठीक है, दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट है जो आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके पहले नए जो प्रश्न आपने देखा है हम करवा चुके हैं, ठीक है। ये आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है कि आपको बताना है निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं पूछा गया है तो इसमें आपको पढ़ करके बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न पेपर में आपके इसी प्रकार के प्रश्न यदि आते हैं तो आपको किस प्रकार से हल करना है, आपको चारों विकल्प को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इसके बाद जो है आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सत्य नहीं है पूछा गया है तो एक प्रत्यक्षवादी विश्वास करता है कि प्राकृतिक परिघटनाओं की गुणवत्ताएं उन्हें ज्ञान के रूप में विचारित करने के पश्चात साक्ष्य द्वारा स्थापित की जानी चाहिए, सत्यापित की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न जो इसमें दिया गया है सत्य नहीं है, तो ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है। यदि जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है और इसमें इस प्रकार से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है नहीं हटा दिया जाए तो आपको बताना है, तो आपका ए सही हो जाएगा एंड आपका जो है सी और आपका जो है डी सही हो जाएगा विकल्प। इस प्रकार से आपको आंसर देने होते हैं, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, तो इस ज़्यादा जो है डिटेल में आपको हम नहीं बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको 3 घंटे मिलेंगे, आपको 150 प्रश्न होंगे करने को, ठीक है। जैसे 3 घंटे आपका टाइम होगा, ठीक है, 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और प्रश्न आपके 150 होंगे, 50 प्रश्न आपके जो है फर्स्ट पेपर से होंगे और 100 प्रश्न आपके जो है सेकंड पेपर से होंगे। आपको 100 में आपको 80 प्लस आपको सही करने हैं, ठीक है। और फर्स्ट पेपर को भी आप पढ़ते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। तो फर्स्ट पेपर का आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। पर आप सेकंड पेपर को जो है अधिक समय दीजिए और अच्छे से पढ़िए। इसमें 80 प्रश्न आप करिएगा तो प्रैक्टिस जिस प्रकार से ये प्रश्न इसमें आएंगे सेकंड पेपर में, ठीक है, उसी प्रकार से उसमें होते हैं, पर आपको सिलेबस उसका भी कवर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेपर को भी आप पढ़ते चलिए, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, और पढ़िए। और यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आता है, तो अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया है, पाठचर्या परिवर्तन के ग्रास रूट उपागम की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न के अंतर्गत कि पाठचर्या परिवर्तन के ग्रास रूट उपागम की मुख्य विशेषताएं। ग्रास रूट आप जानते हैं, ठीक है, हिल डाटाबा मॉडल हो गया, ठीक है, या जमीनी स्तर मॉडल कह सकते हो। तो इसमें विशेषताएं पूछी गई हैं, इसके अंतर्गत आपका बी विकल्प आपका सही हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा जिसमें आपका बी एंड सी, ठीक है, और डी आपका विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि प्रश्न के अंतर्गत जो पूछा गया है तो आपको बताना है अधोगामी उपागम हो जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी, डी अभ्यासियों द्वारा लक्ष्य निर्धारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे और आपको हल करने होंगे। आपको टाइम के हिसाब से आपको करना है कि आपके प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है अगला प्रश्न आपका आया है यहाँ पे 1987 में NCERT, यानी कि 1987 में NCERT अक्षमता युक्त विद्यार्थियों, ठीक है, अक्षमता युक्त विद्यार्थियों के लिए समाकलित शिक्षा परियोजना, ठीक है, समाकलित शिक्षा परियोजना किसकी साझेदारी में शुरू की थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसमें जैसे एक बार आपको पढ़ने में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार पढ़िए, ठीक है, 3 बार पढ़िए, पर पढ़ने को आपको फास्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यूनिसेफ, ठीक है, आपको याद रखना है। और डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा जो आंसर दिया गया है। और एक प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। जिस प्रकार से अभी हमने आपको इसके पहले एक प्रश्न करवाया था, ठीक है, तो उसमें बताया गया था सत्य नहीं है, ठीक है, इसमें असत्य है, तो इसमें आपको बताना है असत्य है। तो यहाँ पे आप देखिएगा पढ़िएगा, आपको सारे विकल्प आपको पढ़ने होते हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। असत्य नहीं है तो आपको पढ़ना है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, ये तो आपका सही है, तो यह सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। दिव्यांगजन अधिनियम 2010 में संशोधित किया गया, बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला सी, ठीक है, तो ये सी विकल्प हो गया, इसको पढ़िए UNCRPD, ठीक है, अनिवार्य समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा करता है, तो ये विकल्प सही होगा कि नहीं सही होगा, ठीक है। और अगला देखना है राष्ट्रीय दिव्यांग नीति RTE एक्ट, ठीक है, RTE एक्ट 2009 से उद्भूत हुई, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा विकल्प राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में तैयार की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं, फिर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका ये विकल्प सही होगा, कहने का मतलब ये हो गया आपका आंसर आपका जो है बी सही हो जाएगा। इसमें बी विकल्प आपका सही होगा और डी विकल्प सही होगा। तो राष्ट्रीय दिव्यांग नीति RTE एक्ट 2009 से उद्भूत हुई, ठीक है, हुई थी। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, इसमें आपका विकल्प बी एंड डी सही हो जाएगा, सॉरी सही नहीं, मतलब आंसर के मुताबिक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके असत्य हैं, ठीक है, असत्य आपको खोजना था। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न आपका दिया गया है, जहाँ पे यहाँ पे असत्य पूछा गया है दिव्यांग अधिनियम, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये जो दिया गया है दिव्यांग अधिनियम, ठीक है, दिव्यांगजन अधिनियम 2000 संशोधित किया गया था, यह कथन असत्य है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो होता है 2016 के दिव्यांगजन अधिनियम, जिसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो दिव्यांग अधिनियम है इसे जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 16 के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और आपका एक और ये राष्ट्रीय दिव्यांग नीति RTE एक्ट 2009 से उद्भूत हुई थी, ठीक है, यह कथन ये सत्य है। यहाँ पे राष्ट्रीय दिव्यांग नीति 2022 में घोषित की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में बात करेंगे, इसमें 4 विकल्प हैं, एक ही आंसर आपको देना है। तो संबद्धता में रूपांतरणकारी सुधारों संबंधी निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर न्यायिक कार्यकारी समिति ने 2 चरणों द्विआधारित संबद्धता और परिपक्वता आधारित स्तर में सुधार को प्रस्तावित किया। इसमें आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, राधाकृष्ण समिति, ठीक है। लंबा प्रश्न आपका है तो इसको आपको एक बार 2 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा, ठीक है। और थ्योरी क्लासेस आपको पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए।
और इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, वुड डिस्पैच 1854 की अनुशंसाओं पर 1857 में, ठीक है, 57 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इनकी स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, वायसराय यहाँ पे बताना है आपका। पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देख सकेंगे। अगला प्रश्न है, योगात्मक रेटिंग अभिवृत्ति मापने के निर्माण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आप सबने देखा, इतने सारे प्रश्न पढ़े, आपको पता है, ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न को हल करा जाता है, ठीक है। तो योगात्मक रेटिंग अभिवृत्ति, ठीक है, ये योगात्मक शब्द आप जानते हैं, सुमेटिव, ठीक है, ठीक है। जो आपका जो मतलब मूल्यांकन होता है वो क्लास कहते हैं कि मतलब आपका जैसे कोई टॉपिक होता है, ठीक है, जैसे एक यूनिट हो गई, हमने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद हमने आपका टेस्ट लिया, इस प्रकार से, ठीक है। या कह सकते हो वार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं वो या अर्धवार्षिक परीक्षा होती है वो योगात्मक हो जाएंगी, ठीक है। योगात्मक के अंतर्गत जो है संबंधित मतलब आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप जान सकेंगे। और चरणों को सही क्रम में, तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें आपका डी विकल्प आपका सही है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। डी विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, यहाँ से देख सकेंगे। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सी आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, पद लेखन हो गया, ठीक है। तो पद लेखन करना पहले आएगा, इसके बाद जो है आपका आएगा ई हो जाएगा 2 नंबर पे, पूर्व परीक्षण करना होता है। इसके बाद जो है डी आपका आएगा, ठीक है, तो डी हो जाएगा 3rd नंबर पे। इसके बाद 4th नंबर पे आपका ये हो जाएगा बी, और बी हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर पे अंतिम पदों का चयन करना। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका पद लेखन करना, ठीक है। इसके बाद जो है पूर्व परीक्षण, और 3rd नंबर पे अंतिम परीक्षण हेतु प्रशासित करना। बी, इसके बाद जो है 4th नंबर पे आएगा प्रत्येक पद हेतु विवेचनात्मक अनुपात की गणना करना। अंतिम पदों का चयन करना 5 पे लास्ट में आएगा, क्रम में व्यवस्थित करना। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए पूरा का पूरा जो है दिया गया है, ठीक है, क्या कहते हैं, व्याख्या दिया गया, ठीक है, एक्सप्लेन। और निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है? ठीक है, तो मूल संविधान की बात करा गया है इसमें। तो यहाँ पे देख सकेंगे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, संपूर्ण अकादमिक आलेख और शोधपत्र पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन निक्षेपागार है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इसमें आपका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ए रिसर्च गेट, ठीक है, यह आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न आपका है, किसी वितरण में किसी विशेष प्राप्तांक टी स्कोर 50 है, टी स्कोर 50 है, यदि वितरण के प्रत्येक प्राप्तांक को 10 से गुणित किया जाता है तो उस विशेष प्राप्तांक का नवीन टी स्कोर क्या होगा? तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, फिलॉसफिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है, जिसमें अंतर्दृष्टि, प्रभाव और नियम सम्मिलित हैं, ठीक है, सम्मिलित हैं को डगट ने प्रतिपादित किया। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, इसराइल सेफलर। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है, ठीक है। मिलान करने के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत आप बहुत से जो है प्रश्न जो है कवर भी कर पाते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है आप करते हैं, हल करते हैं इसके जरिए। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा टफ है आपका प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकेंगे, इसमें आपका आंसर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, बी विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ग्राम से लिखा हुआ है, चार्ल्स MCPS लिखा हुआ है, जे फ्रैंकोइस लिखा हुआ है, लियोतार्ड, ठीक है, नील नॉर्डिंग्स, ये नाम आपने को सुना लग रहा होगा अधिक, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो नील नॉर्डिंग्स से आपको कहाँ से मिलाना है? सबसे पहले ये आप सारे प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका नारीवाद से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी विकल्प को आपको सेकंड से मिलान कर दिया आपने। तो यहाँ पे देखा कि ये जो है आपका डी को, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि जब आपने डी विकल्प को आपने मिलान करा सेकंड से, तो यहाँ पे ये आपका कट ही गया, ठीक है। और आपका प्रश्न एक ये कट गया, ठीक है, विकल्प जो था। अब इसके बाद जो है ये 2 है, तो इसमें से आपको इसी प्रकार से आपको खोजना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा, कौन सा नहीं सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं, इसके बाद ये जो ए को है, ए को आपको फर्स्ट से मिला, 3rd से आपको मिलान कर देना है ये, ठीक है, ये 3rd से आपका मिलान हो जाएगा। और बी आपका जो दिया गया है, बी को आपको फर्स्ट से, बी को जो है फर्स्ट से मिलान करिएगा प्रयोजनवाद से। इसी प्रकार से आपका आंसर सही यहाँ से देख सकेंगे ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा की संकल्पना से सुसंगत नहीं है? तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा, मुख्य धाराईकरण को लक्षित करना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, पोका योग्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पोका योग्य हमने आपको पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, फर्स्ट से हमने 10 यूनिट आपकी सारी की सारी हमने कवर कराई हैं, आप पढ़ सकते हो, अभी कुछ नहीं है बिगड़ा आपका, ठीक है। क्या कहते हैं, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। 10 यूनिट्स आप कवर कर सकते हो, आप सभी स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखिएगा, पोका योग्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन बताने हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा ये सारे विकल्प। तो जब तक कि आपको पोका योग के बारे में नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी जरूर पढ़नी पड़ेगी, आप थ्योरी क्लासेस अटेंड करिए सभी स्टूडेंट। इसके यहाँ पे देखिएगा, शब्द पोका योग्य जापानी शब्द, ये शब्द थोड़ा नहीं, उनको भी नहीं पता, ठीक है, योग्य से पर ये आपका सही है प्रश्न, ठीक है।
विकल्प जो है पोका योग की संपर्क विधि भौतिक अभिलक्षणों द्वारा दोषों की पहचान करती है। ठीक है, तो पूछा गया है पोका पहचान करती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है पोका योग के नियत मूल्य विधि गैर आवर्ती क्रियाकलाप के साथ एक प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है। और डी विकल्प है पोका योग की गति सोपान विधि निर्धारित करती है कि क्या विहीन सोपान अनुक्रम में पूर्ण हुई है। तो इसमें जो है आपके प्रश्न विकल्प कौन कौन से सही हो जाएंगे यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा और बी हो जाएगा एंड टी हो जाएगा। ठीक है, और पोका योग क्या होता है ये जो है यहाँ पे बताएगा। पोका जापानी शब्द का जो है यहाँ से पढ़ करके हम आपको बताते हैं। जापानी शब्द है, ठीक है ये, और ये जो होता है त्रुटि निवारण के लिए काम करता है। ये आपका जो मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा अच्छे से पोका योग जिसे मिस्टेक प्रूफिंग ठीक है के रूप में जाना जाता है। यह उदाहरण है जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं या प्रणालियों के इस तरह डिजाइन करके त्रुटियों और दोषों को रोकना है। तो पोका योग के जो होता है ये त्रुटियों को रोकता है। ठीक है, यानी कि गलतियों का होना कठिन असंभव हो जाए, यानी कि जिससे गलतियों का होना कठिन या असंभव हो जाए, गलतियाँ ना होने पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें बोला गया है। और यह शब्द जो है 1960 के दशक में टोयोटा के एक, यानी कि ये याद रखना है आपको, टोयोटा के एक औद्योगिक इंजीनियर सिंगो द्वारा गढ़ा गया था। अतः पोका योग के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य। तो ये जो है सिंगो के द्वारा जो है गढ़ा गया था। आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, हमने आपको पढ़ाया था। तो पोका योग के शब्द जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नाम भी आ जाएगा किसने इसने जो है नाम दिया है, तो सिंगियो सिको ने दिया है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में निवेश के जो है मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है निवेश के मुख्य लाभ क्या है, तो आपको पढ़ करके बताना है। इसमें आपका जो है उच्चतर वेतन, व्यक्तिगत विकास और देश की विश्व रैंकिंग, जन सशक्तिकरण, उत्पादकता। तो इसमें जो है ए एंड आपका ई विकल्प सही हो जाएगा। उच्चतर वेतन हो जाएगा और उत्पादकता हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित को सक्षमता आधारित पाठचर्या मॉडल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे बोला गया है सक्षमता। हमने आपको सारे जो है टॉपिक कवर कराए हैं हर यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जो है यूनिट कवर करिए। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। पाठचर्या मॉडल के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसमें आपको बताना है, आपको सारे प्रश्न जो है आपको पढ़ना है। तो इसमें आपका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, पहले ही आप देख सकते हैं जो है ये सी विकल्प हो जाएगा। तो इसमें सामान्य सक्षमताओं की पहचान करना आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, सही के सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सामान्य सक्षमताओं की पहचान करना, सक्षमताओं का आकलन करना, सक्षमताओं को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत संगठित करना, अधिगम अनुभव सर्जित करना। सभी प्रश्न आपको पढ़ करके ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी, इसके बाद जो है डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है बी आपका आएगा। ठीक है, बी हो जाएगा 4 नंबर पे, और लास्ट में ए आपका हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनशीलता का परीक्षण नहीं है। तो इसमें पूछा गया सृजनशील का परीक्षण नहीं है, तो इसमें डी विकल्प आपका सही हो जा रहा है। उत्पाद संवर्धन का गिलफोर्ड परीक्षण। आपको एक छोटे प्रश्न एक बार में ही पढ़ करके आपको उत्तर देने होंगे। ठीक है, और ये एक नज़र में आप देख सकते हैं, थोड़ा टफ प्रश्न है। ये भी आपका थ्योरी जब तक नहीं आएगा तब तक आपको प्रश्न नहीं आएगा। कौन से कथन शैक्षणिक वित्त को माइक्रो और मैक्रो स्तर पर परिभाषित करते हैं। तो ये जो माइक्रो दिया गया है ये सूक्ष्म, इसको बोला जाता है मार्को होता है। तो ये जो है स्थूल होता है, बड़ा। ठीक है, तो ये जो है व्यवसाय से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका जो है सी सही हो जाएगा, और आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो माइक्रो फाइनेंस में नीति निर्माण सब्सिडियाँ, ठीक है, बहुवर्षीय विस्तार योजनाएं सम्मिलित है। ये आपका हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं जो है रोजगार सृजन में सहायता करना हो जाएगा। और अगला हो जाएगा आपका माइक्रो फाइनेंस का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव और संपूर्ण जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इसी प्रकार के आपको प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगला प्रश्न है बिल रेडिन द्वारा चिन्हित 4 आधारभूत नेतृत्व शैलियाँ। तो ये प्रश्न आपका न्यू प्रश्न है। ठीक है, तो इसको देख सकेंगे एक नज़र में इसको। ये आपका डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संबंधित, एकीकृत, समर्पित, पृथक। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे रहने दीजिए, नौकरी आवेदन पोर्टफोलियो है। तो इस प्रश्न में आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, पूर्ण पोर्टफोलियो हो जाएगा। नौकरी आवेदन पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आप सभी अपना रिवीजन करते रहें, अच्छे से अपना रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, आप अपना रिवीजन करिए। और जिन बच्चों ने जो है अपना रिवीजन नहीं करा है, तो जो आपके पास हमने बोला है नोट्स उपलब्ध हो, ठीक है, पुस्तक हो, उसको पढ़िए। ठीक है, और फास्ट पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, टाइम आपको मैनेज कर लेना है, सुबह भी पढ़ना है और दोपहर में भी पढ़ना है। थैंक यू।